नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे भारत। बांग्लादेश ने दिखाई अकड़, तुरंत मिला करारा जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर, एक हिस्सा जमीन दोस्त अतिक्रमण पर योगी सरकार का एक्शन। खबर में आगे आपको बताएंगे कि शहबाज सरकार के काले कानून से सुलगा पाकिस्तान और पीओके, प्रदर्शनकारी ने मारा डीएसपी को चाटा, जिसके बाद सड़कों पर मचा गदर। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मौजूदा संसद सत्र में ही मोदी सरकार ला सकती है एक देश एक चुनाव का बिल, पर राह में है बड़ा अरोड़ा। क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि नए साल में लोगों को मिल सकता है तोहफा, शुरू हो सकती है स्टारलिंक सर्विस, एक्शन मोड में आ चुकी है भारत सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे भारत, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़, तुरंत मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले भी शामिल हैं। इस बैठक के बाद बांग्लादेशी विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने कहा कि ढाका ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करते हैं। यह हमारा आंतरिक मामला है। हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हम अन्य देशों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा उठाया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री ने अवगत कराया कि नई दिल्ली की इच्छा ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर, एक हिस्सा जमीन दोस्त अतिक्रमण पर योगी सरकार का एक्शन। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है। सड़क चौड़ीकरण के कारण अतिक्रमण के दायरे में आ रही ललौली स्थित 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर मंगलवार सुबह प्रशासन बुलडोजर चला गया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अतिक्रमण के दायरे में आने वाले हिस्से को जमींदोज किया जा रहा है। एसएसपी, एडीएम, आरएएफ, पीएसी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है। बता दें कि बीते 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण अभियान चलाया था। उस दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने स्वयं से अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस बीच मस्जिद कमेटी का पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनवाई की डेट तय की थी, लेकिन इसके पहले ही प्रशासन ने मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शहबाज सरकार के काले कानून से सुलगा पीओके, प्रदर्शनकारी ने मारा डीएसपी को चाटा, सड़कों पर मचा गदर। जी हां दोस्तों, पीओके में पाकिस्तान परस्त जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि पीओके की सरकार एक ऐसा तानाशाही कानून लेकर आई है जो सीधे तौर पर पीओके के लोगों की आज़ादी को छीनता है। इसी को लेकर धरना प्रदर्शन आगजनी जारी है, मगर प्रदर्शनकारियों ने शहबाज की पुलिस को ही सरेआम धूं दिया। पीओके एक बार फिर सुलग रहा है। पीओके में पाकिस्तान से चलने वाली सरकार, उसके नाजायज फरमान पर पीओके के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी पुलिस के लाख जुल्मों सितम के बाद भी पीओके के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पीओके में चल रही पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के खिलाफ आगजनी और बवाल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मौजूदा संसद सत्र में ही मोदी सरकार ला सकती है एक देश एक चुनाव बिल, पर राह में है बड़ा रोड़ा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही एक देश एक चुनाव बिल पेश कर सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे रखी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना चाहती है। सरकार से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाले एक्सपर्ट कमेटी की 18,636 पन्नों की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हो। खबर है कि सरकार ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह,
किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल को विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें कर आम राय बनाने को कहा है। सूत्र ने बताया कि जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस बिल पर विस्तार से चर्चा करेगी और इस प्रक्रिया में अन्य हितधारकों से भी बातचीत करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए साल में लोगों को तोहफा, शुरू हो सकता है स्टारलिंक सर्विस, एक्शन मोड में भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। रिपोर्ट की माने तो अगले साल तक देश के लाखों लोगों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लग जाएगी। दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण देश भर के यूजर्स तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। इसके लिए एयरटेल, जियो, अमेजॉन और एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी इंटरनेट कंपनियों के लिए सैटेलाइट सेवाओं को आसान बनाने के लिए बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग अपने नियमों में अपडेट पर विचार कर रहा है। इससे इन कंपनियों को कुछ सख्त रूल से बचने में मदद मिल सकती है। सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनियों को ज़्यादा प्रतिबंधों के बिना सैटेलाइट डिश इंस्टॉलेशन करने की परमिशन दी जा सकती है। फिलहाल ये चारों कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की दौड़ में हैं। उन्हें सरकार के साथ अपने विचार और फीडबैक शेयर करने के लिए कहा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार की नई योजना से रोजगार में बड़ा उछाल, 8,910 करोड़ रुपए के निवेश को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 2.89 लाख से अधिक नौकरियां उत्पन्न की जा चुकी हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के लिए 8,910 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे देश के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्वीकृति दी थी। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जा रहा है। योजना के तहत स्थानीय स्तर पर उगाए गए कृषि उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। अब तक 171 एप्लीकेंट को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, जिनमें से 73 लाभार्थी वर्तमान में सक्रिय हैं। ये योजना न केवल बड़े उद्योग बल्कि छोटे और मझोले उद्यमों के लिए भी अत्यधिक लाभदायक साबित हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नई उड़ान भर रहा नए भारत का नया यूपी। सीएम योगी ने दी जेवर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार विमान उतरने की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि आज का दिन देश और उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में विकास के रनवे पर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई उड़ान भर रहा है। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर प्रथम वैलिडेशन फ्लाइट की सफल लैंडिंग पर प्रदेश का हर नागरिक गर्वित और हर्षित है। सभी को बधाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंदर से ऐसा है शीश महल वीडियो के साथ बीजेपी का दावा, केजरीवाल पर बड़ा हमला। जी दोस्तों, दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी तेज कर दी है। भाजपा ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि ये पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस आवास की है जिसमें वो बतौर मुख्यमंत्री रहते थे। भाजपा इसे शीश महल कहती है। दिल्ली भाजपा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि केजरीवाल का 7 स्टार वाला शीश महल खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की वीडियो सामने आ गई है। देखकर आप दंग रह जाएंगे। खुद को ढोल पीट पीट कर आम आदमी बताने वाले केजरीवाल के आलीशान महल को देखिए। गाड़ी बंगला सुरक्षा ना लूंगा कहने वाले केजरीवाल के इस महल और इस महल में मौजूद शान शौकत को देखिए। वाह केजरीवाल, आप तो गजब के धूर्त निकले। घर नहीं लूंगा कहा और 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। आम आदमी के इस महल में सुविधाएं देखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शाह करेंगे शुरुआत, पीएम मोदी का आखिर में जवाब। संसद में संविधान पर बहस के लिए सरकार का दिग्गजों को उतारने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी संविधान पर चर्चा के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इस चर्चा में पीएम मोदी भी लोकसभा में हिस्सा लेंगे और जवाब देंगे। ये बहस 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा और 16 से 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी। बीजेपी का मकसद संविधान पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाना और विपक्ष पर हमला करना है। 2024
के चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप लगाए थे, जिसका बीजेपी अब जवाब देना चाहती है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में संविधान पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। लोकसभा में ये चर्चा 13 और 14 दिसंबर को होगी, जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को इस चर्चा में बीजेपी के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी लोकसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे। अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू कर सकते हैं। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी अपने अपने सदनों में चर्चा में भाग लेंगे। नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं, जबकि सिंह लोकसभा में बीजेपी के उपनेता हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय झा के आवास पर जुटेंगे बिहार एनडीए के नेता। विधानसभा चुनाव 2025 पर होगा मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एक्टिव मोड में है। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर बिहार एनडीए के नेता डिनर पर जुटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा तथा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कीव 1000 दिनों से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहेगा। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते से स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मंच पर एक पोस्ट में दावा किया कि रूस और यूक्रेन दोनों ने एक ऐसे युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहुत से लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने तस्करी गैंग का किया भंडाफोड़। 1.28 करोड़ रुपए का गोल्ड किया बरामद। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया है। यहाँ एक इनपुट के बाद जवानों ने एक स्कूटी सवार को रोका था, जिसके पास से 12 सोने की बिस्किट और 2 सोने की बार्स मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है जो इस तस्करी में शामिल थे। कुल जब्त सोने का वजन 1.67 किलो है और अनुमानित बाजार मूल्य 1.28 करोड़ रुपए है। दरअसल रविवार को सीमा चौकी पुत्तिखाली के जवानों को सोने की तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध क्षेत्र में विशेष घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बीएसएफ जवानों ने एक बाइक सवार को रोका। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति गेदे से सोने का सामान लेकर आ रहा था और वो उसे राणा घाट में आगे भेजने के लिए ले जाएंगे। बीएसएफ जवानों ने रोड से स्कूटी पर आ रहे तीसरे व्यक्ति को भी देखा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीरिया संकट के बीच हाई अलर्ट पर भारतीय शांति सैनिक। यूएन मिशन के तहत बढ़ाई सुरक्षा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना के 10 अधिकारी, 11 जेसीओ और 124 जवान संयुक्त राष्ट्र के डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स का हिस्सा है और अस्थिर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा स्थिति बिगड़ने पर भारतीय सैनिकों की निकासी की योजना तैयार की जा रही है। भारतीय सेना लगातार संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में है ताकि अपने जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सूत्र बताते हैं कि यदि सीरिया में हालात और खराब होते हैं तो भारतीय सैनिकों को पड़ोसी देश इजराइल ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बीच सैनिकों को नियंत्रित क्षेत्रों में रहने की सलाह दी गई ताकि जोखिम को कम किया जा सके। यह कदम संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत उठाया गया है जो कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जून 1974 से संचालित यूएनडीओएफ मिशन का उद्देश्य इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम बनाए रखना, उनकी सेनाओं के बीच अलगाव सुनिश्चित करना और हथियारों की सीमाओं का पालन करना है। यह मिशन एरिया ऑफ सेपरेशन में कार्य करता है।
जो एक 80 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर से 8 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, इसे परिवारवादियों के हवाले नहीं छोड़ सकते, पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश निर्माण के हर क्षेत्र में युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि अब राजनीति को उन लोगों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता जो इसे अपने परिवार की संपत्ति मानते हैं। प्रधानमंत्री ने 2025 में इस दिशा में एक नई शुरुआत करने की बात कही। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रामकृष्ण आश्रम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार करना होगा। आज जैसे तकनीकों और अन्य क्षेत्रों में हमारे युवा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे ही राजनीति में भी युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए। हम राजनीति को परिवारवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। अब हम राजनीति को अपने परिवार की जागीर समझने वालों के हवाले नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम 2025 में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2025 को युवाओं के संवाद कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसमें देश भर से 2000 चयनित युवा आमंत्रित किए जाएंगे। करोड़ों युवा इस कार्यक्रम में तकनीकी माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान विकसित भारत के संकल्प पर युवाओं के दृष्टिकोण से चर्चा की जाएगी। समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे विकसित भारत का संकल्प, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिडिल ईस्ट के सम्मेलन में जयशंकर पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण देश बहरीन में वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे। एक दिन पहले जयशंकर मिडिल ईस्ट के एक और देश कतर में थे, जहां उन्होंने दोहा फोरम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने ऐसी बातें कही जिसे सुनकर दुनिया में केवल एक देश बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंस गया है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। जहाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट के सम्मेलन में जयशंकर को देखकर पाकिस्तान का दुख खत्म नहीं हो रहा है। कतर में हुए दोहा फोरम में जयशंकर ने हिस्सा लिया। यहाँ दुनिया भर में फैली समस्याओं की बात हुई। ये सब देखकर पाकिस्तानियों के चेहरे पर सांप लौटने लगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देश भाव देते थे। पाकिस्तान को खाड़ी देश अपने मुद्दे में इसलिए शामिल करते थे क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। हालांकि अब वक्त बदल गया है और मजहब से ज़्यादा कूटनीति और इकोनॉमी की बात हो रही है। दोहा फोरम के प्लेटफॉर्म में जयशंकर ने भारत सहित दुनिया के 125 देशों की बात रखी। ये वो देश है जो दुनिया में चल रहे युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल लेबनान गाजा की जंग। जयशंकर अपनी डिप्लोमेसी के सहारे दुनिया का टेम्परेचर ठंडा करने की तैयारी में है, लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया में शांति का कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही दुनिया को अशांत करने की बड़ी वजह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर भारत, 185 हो गई है देश में धन कुबेरों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, भारत भले ही एक विकासशील देश है, लेकिन अरबपतियों की संख्या के मामले में यह अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 835 और चीन में 427 है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पिछले एक साल 21% की बढ़ोतरी के साथ 32 नए लोग भारत में अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं, जबकि 2015 में इस आंकड़े में 123% का उछाल आया है। भारत में बीते एक साल में अरबपतियों की कुल संपत्ति 42.1% की उछाल के साथ 905.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, दिल्ली एनसीआर हल्की बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में कोहरा। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ अब तापमान और गिर रहा है। जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय क्षेत्र समेत कश्मीर के अधिकांश पहाड़ों पर शनिवार की रात से रविवार सुबह तक हिमपात हुआ। पीर पंजाल के पहाड़ों समेत मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्र में काफ़ी बर्फ गिरी। किश्तवाड़ जिले में पारा -4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ये प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी कुछ क्षेत्र में हिमपात हो सकता है। उधर पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों में रविवार की सुबह से ही बर्फबारी हुई। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र में भी हिमपात हुआ। मुगल रोड पर पीर की गली के नज़दीक
2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमएसपी को लेकर संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री का बयान उस समय आया जब किसानों ने मांगों के एक चार्टर के साथ दिल्ली तक मार्च किया, जिसमें फसलों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल थी। चौहान ने कहा कि मैं आपके माध्यम से सदन की आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी तब दिया जाता है जब कोई फसल एमएसपी से कम दाम पर बेची जाती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। हमने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर फसल खरीदने का भी काम किया है। मोदी सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए चौहान ने कहा कि 2019 के बाद से एमएसपी की गणना उत्पादन लागत पर 50% लाभ को शामिल करने के लिए की गई है, जिससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों से की और आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव। बीकानेर में गुब्बारा मिलने से हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर पाकिस्तान से उड़कर आया गुब्बारा मिला है। सीमा पर पड़ोसी देश द्वारा लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इससे पहले भी कई बार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से गुब्बारे उड़कर भेजे गए थे। हालांकि हालिया घटना में एक और गुब्बारा पाकिस्तान से आया है। बीते एक महीने में ये लगातार तीसरी घटना है और इसको लेकर पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खाजूवाला क्षेत्र में 26 बीडी खेत में शनिवार रात को एक संदिग्ध हरे और सफेद रंग का गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है।